हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अब थोड़ा सा एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं आपको एक ही बात बार बार बता रहा हूँ। एक लास्ट डे जो भी है ये इनमें हमेशा मोटिवेट रहो। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। कैसे भी जो भी आप जैसे भी एनर्जी कहीं भी यदि आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो उस नेगेटिव एनर्जी को दूर कर दो। यदि आपको मेरे से मिलना है तो आप इंस्टीट्यूट आ सकते हो, ठीक है। और इंस्टीट्यूट आके मिल सकते हो कि सर अब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, जो भी आप मिलना चाहो। या फिर जो भी आपका पर्सनल, कोई भी एक हर आदमी का खास होता है जिससे उसको मोटिवेशन मिलता है, तो आप उसके साथ रहें, उनसे बात करें। और बट हाँ, अगले 10 डेज जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मार्च का पूरा, तब तक आपको मोटिवेट रहना है। और ऐसा नहीं इसके बाद जस्ट बाद 10 दिन बाद 10+2 स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए अगला जो 1 मंथ है वो फुल मोटिवेशन का है। यदि 100% मोटिवेशन आपके अंदर है, 100% आप अपना दे पा रहे हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करें दोस्तों ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में मैं पूरा थ्योरी वगैरह नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 2 या 3 ईयर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग 70 क्वेश्चन की कोशिश की है मैंने, तो लगभग 3 वीडियो बनेंगी। और इसमें आपका पूरा ज्योमेट्री का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि उससे रिलेटेड और साथ में जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरी बनती है वो साथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम ज्योमेट्री का, एक तरह से ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे परमानेंट मतलब क्लासरूम या ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, जो ज्योमेट्री क्लास में पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक तरह से रिवीजन क्लास है। चाहे आप किसी से भी पढ़ चुके हैं, यदि एक बार आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो आपके लिए रिवीजन क्लास है। छोटे छोटे आसान क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे दूसरे और तीसरे वीडियो तक आपके जो लेवल है ज्योमेट्री का, आप खुद चेक कर लेंगे कि कहाँ तक हम पहुंच गए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि 72 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी हो, ए जी बी ई और सी एफ उसकी माध्यिकाएं हों, तो त्रिभुज बी डी जी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं पहले, ध्यान दो, देखो बोर्ड पर। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे ये ट्राइंगल है अपना एबीसी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रक जी या सेंट्रोइड जी क्या होता है, ग्रेविटी सेंटर जी क्या होता है। तो किसी भी ट्राइंगल में सामने वाली भुजा को, मिड पॉइंट को यानी 1:1 में जो बांटे, वो मीडियन कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। यहाँ से यदि हम मीडियन बनाए तो आपकी मीडियन होगी ये, और यहाँ से यदि मीडियन बनाए तो ये मीडियन होगी ये। तो ए डी बी ई और सी एफ यहाँ मीडियंस हैं, ये सामने वाली साइड को 1:1:1 के रेशियो में बांटते हैं। और जहाँ जहाँ तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं, यानी इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस जो है वो आपका है ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ग्रेविटी सेंटर जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, यानी ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है, और ये भी 2:1 है। और ध्यान दो, देखो उसके बाद पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं आपने बनाई, किसी भी ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं आपने बनाई, या एक सिंगल माध्यिका आपने बनाई, या किसी भी ट्राइंगल की ग्रेविटी सेंटर से आपने तीनों शीर्षों को मिला दिया, वर्टेक्स को मिला दिया, या किसी भी ट्राइंगल एबीसी में आपने तीनों साइडों के मिड पॉइंट, तीनों साइडों के मिड पॉइंट जो हैं उनको मिला दिया। इस साइड का मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है, और इस साइड का मिड पॉइंट है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि मीडियन सामने वाली भुजा को 1:1 में बांटती है, मीडियन सामने वाली भुजा को 1:1 में बांटती है, और मीडियन सामने वाली भुजा के 1:1 को बांटती है,
और एक बात याद रखना, एक ही बेस पे जितने भी ट्राइंगल बने हों, सामने वाला वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। एक ही बेस पे जितने भी ट्राइंगल बने हों, सामने वाला वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो जो साइड का रेशियो है वही आपके इस ट्राइंगलों के एरिया का रेशियो होगा। तो कोई भी ट्राइंगल में माध्यिका एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यदि तीनों माध्यिकाएं बना देते हो तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ग्रेविटी सेंटर को यदि तीनों वर्टेक्स से मिला दिया तो ये एरिया 3 इक्वल पार्ट होंगी। और ट्राइंगल में यदि साइडों के मिड पॉइंट को आपने मिलाया तो 4 ट्राइंगल बनेंगे, और चारों ट्राइंगल जो है वो क्या होंगे, बराबर एरिया के होंगे। तो ध्यान दो, देखो यदि इस पूरे ट्राइंगल के एरिया की आप बात कर रहे हो तो ध्यान दो आपका क्वेश्चन कौन सा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में, ध्यान देना, ट्राइंगल एबीसी में पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। 70 क्वेश्चन में कन्फर्म है। एबीसी में एडी एक माध्यिका है, बीई एक माध्यिका है, और सी एफ एक माध्यिका है। तो एरिया 1:1:1:1:1 होता है, अभी आपने सीखा। और ये पॉइंट ग्रेविटी सेंटर होगा। आपको कहा है बी डी जी का एरिया, बी डी जी का एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा आपको ये बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, पूरे ट्राइंगल का एरिया यानी 6 की वैल्यू 72 दे रखी है क्या? और 6 की वैल्यू 72 यदि दी हुई है तो ये पार्ट तो एक ही हुआ ना, तो एक की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे 12। तो 12 आपका है आंसर। दोस्तों मेरा पर्पज आपको ये दिखाने का नहीं है कि क्वेश्चंस को आप कितना फास्ट, मतलब मैं 10 सेकंड में कर सकता हूँ। मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये है कि आपका एक जो 70 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आपका ज्योमेट्री का पूरा रिवीजन हो जाएगा, बस ये चाहता हूँ मैं। तो इसलिए मैंने ये सब स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। तो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दो चैप्टर मैंने पढ़ाए नहीं अभी, इसलिए मैं इनका रिवीजन करवा देता हूँ। बाकी मैंने पढ़ा रखे हैं तो उसका रिवीजन आप खुद कर सकते हो। तो ध्यान दो, देखो क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा है ट्राइंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में भुजा बीसी, भुजा बीसी एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी ए यहाँ 90 डिग्री बनाता है और डी परपेंडिकुलर है यहाँ। ठीक है। क्या है ए सी 2 AB है। ए बी यदि 1 है तो ए सी आपका 2 है, तो ये 1 है ये 2 है, तो ये क्या बन जाएगा √5। ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि बी डी का मान क्या होगा, बी डी का मान यानी ये वाली वैल्यू आपको पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों एक बात मुझे बताओ, यदि आपको छोटी छोटी कुछ चीजें याद हों, यदि आपको छोटी छोटी कुछ चीजें याद हों तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, नहीं याद है तो क्योंकि मुझे पूरा आपका ज्योमेट्री का रिवीजन करवाना है। मेरा मेन मकसद जो इन क्वेश्चंस को करवाना है वो यही है कि आपका पूरा ज्योमेट्री नेक्स्ट अभी 3 दिन के अंदर पूरा पूरा रिवीजन हो जाए। देखो ट्राइंगल एबीसी में ध्यान दो, लंब यदि बीडी बनाते हो तो आपको यदि याद हो तो इससे रिलेटेड आपको 5 रिजल्ट याद रखने हैं, जो मैं क्लास में भी बार बार जोर देता हूँ। और ये पांचों रिजल्ट पे दोस्तों नेक्स्ट जो पुराने एग्जाम है या नेक्स्ट जो एग्जाम है उन पे एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, ये कन्फर्म है, लिख लो। ठीक है। ये मान लो ये कन्फर्म है, आपका ये क्वेश्चन आना ही है इन 5 रिजल्ट में से। देखो पहला रिजल्ट क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में लंब बीडी की लंबाई, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में लंब बीडी की लंबाई होती है ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, यानी आधार गुणा लंब, यानी याद रख सकते हो बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस। किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब की लंबाई यदि परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, बीडी परपेंडिकुलर की लंबाई यदि निकालनी है, तो याद रखो बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस, आधार गुणा लंब बटे कर्ण। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बी डी स्क्वायर, याद रखना है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी डी स्क्वायर, कर्ण का जो लंब है उसका स्क्वायर होता है ए डी इंटू डी सी। क्या होता है, ए डी इंटू डी सी। समझ में है? ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर चाहिए, यानी आधार का स्क्वायर चाहिए। तो बी सी का स्क्वायर चाहिए तो पूरा तो कर्ण लेना है, और जहां तक 90 डिग्री बन रहा है कर्ण में वो लेना है। तो पूरा कर्ण लोगे सी ए,
और जहां तक 90 डिग्री बन रहा है वो सी डी, तो कहोगे सी ए इंटू सी डी होगा। पॉइंट नंबर 4 की यदि बात करें तो जैसे आपने आधार लिखा वैसे कर्ण भी लिखोगे, और जैसे आधार लिखा वैसे कर्ण भी लिखोगे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए सी इंटू ए डी, यानी वो 90 डिग्री तक पूरा कर्ण इंटू 90 डिग्री तक तो ए डी। और ध्यान दो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से यदि डिवाइड कर दें तो एसी से एसी कट गया, तो याद रखना ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी का जो रेशियो है वो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसका स्क्वायर होगा ए बी का स्क्वायर अपॉन नीचे जो स्क्वायर होगा वो बी सी का स्क्वायर। लास्ट आप चाहे सीपीयू का पेपर उठा लो, सीपीयू 19 से 18 उठा लो, सीजीएल प्री उठा लो, सीजीएल मेंस उठा लो, 10+2 उठा लो, कोई भी एग्जाम 2018, 19 और 17 के आप उठाओगे तो इन 5 कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट पे 100% क्वेश्चन आया है। दोस्तों यदि मैं बताना चाहूँ कि लास्ट यदि किसी ने देखा हो सीपीयू का पेपर, तो लास्ट सीपीयू में क्वेश्चन पेपर था, उसमें दिया था एडी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, एडी अपॉन डी सी इज इक्वल टू √2 है, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन सीपीयू का लास्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो ध्यान दो ए डी अपॉन डी सी का रूट, ए डी अपॉन डी सी क्या मुझे बताओ इनके बराबर होता है, यानी आप कहोगे ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी अपॉन बी सी चाहिए, ये चाहिए तो रूट निकाल लो, तो 2 की पावर 1/2 पहले से 1/2 और, तो 2 की पावर 1/4 और 2 की पावर 1/4 है आंसर। दोस्तों मैं क्लास में भी ये बताता हूँ कि ज्योमेट्री आपको समझ में आ जाएगी, समझना तो है ही है, समझने से इंटरेस्ट पैदा होगा, बट रियल में यदि ज्योमेट्री की बात करें तो ये एक तरह से वोकेब है, एक तरह से आपका जीके का क्वेश्चन है। कि जैसे मान लो मैंने आपको पूछा चीन की वुहान स्टेट जो जहां पे अभी वायरस चल रहा है कोरोना, उसका कलेक्टर कौन है, उसका एसपी कौन है, वहां यदि मान लो वो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है या कोई आप एक का एक पार्ट है स्टेट है, तो वहां का सीएम कौन है, वहां का राज्यपाल कौन है, या वहां जो भी होता है राष्ट्र अध्यक्ष वो कौन है, तो हम नहीं बता सकते वहां पे, या एरिया क्या है उस वुहान एरिया, जो एरिया है उसका एरिया क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमें नहीं आते, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ होगा दोस्तों, कि ट्राइंगल है, इसके बारे में यदि ये कॉन्सेप्ट्स हैं 5 हमने याद नहीं किए, एग्जाम में क्वेश्चन आया 2 नंबर का, तो एक तरीके से जैसे जीके का क्वेश्चन छूट गया वैसे ज्योमेट्री छूट जाती है। अर्थमेटिक में ऐसा नहीं होता, ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन 2 टॉपिक ऐसे हैं, बाकी तो हम सब जगह कहीं ना कहीं अलजेब्रा में भी तोड़ निकाल लेते हो, 1 2 कुछ रख देते हो, टिग्नोमेट्री में तोड़ लगा लेते हो, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री निकाल लेते हो, 2 पे प्रूव कर रहा है तो सही हो जाएगा, तो ये सब तोड़ कर लेते हो, बट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में तोड़ चलते नहीं है। और तोड़ नहीं चलते तो आप तुक्का भी लगाओगे तो कहाँ जाएगा, वो बाउंस जाएगा, और बाउंस जाएगा तो आपका तो माइनस में नंबर और ले जाएगा। इसलिए ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों उन पे फोकस करो, और फोकस करके ध्यान ये देना है कि आपको जो मार्क्स प्राप्त करने हैं यदि, क्योंकि आपको ये तो दिखाना नहीं आपको कितना मैथ्स आता है, कहीं कंपटीशन में आईएएस में या कहीं भी आईआईटी में या कहीं भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, कोई नहीं पूछने वाला आपको कितनी मैथ्स आती थी, आपको पूछने वाले ये हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपको क्या पोस्ट मिली किस स्टेट में। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन हर क्यों पता होना चाहिए, बट रिजल्ट सारे के सारे रटे हुए होने चाहिए कि आपने देखा और देखते आपने बताया। अब ध्यान दो यदि आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन हो गया जिसको आप तुक्का मार सकते हो। ध्यान दो क्या पूछा है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपको पता तब आता है जब आपके पास ये पार्ट और ये पूरा पार्ट हो, यानी आप यहां से लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी सी इंटू बी डी। अब ध्यान दो क्वेश्चन में ध्यान दो, तो बी डी आपको पूछा गया, इसका मतलब ये इधर आ जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर यानी 1 अपॉन बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू √5, √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो बन जाएगा √5/5, और √5 को क्या कह रहे हो आप, √5 को यहाँ बी सी कह सकते हो ना, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो BC/5। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं क्वेश्चन तो हमारे किए हुए हैं, मैं क्या कह रहा हूँ आपके किए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूँ।
मैं ओनली आपका रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपको रिवीजन हो जाए, आपको सारी चीजें आए और आप सारी चीजें आसानी से एग्जाम में कर पाए। मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, नया नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि एग्जाम टाइम है, इसमें नया नहीं पढ़ते हैं, इसमें जो आपको आता है उसी का रिवीजन करते हैं। तो ध्यान दो, देखो एक बार ट्राई भी कर सकते हो आप, करना चाहो। जब भी आपको क्वेश्चन को करना है, वीडियो को पॉज करो और आप क्वेश्चन करके ट्राई कर सकते हो कि आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो क्या कहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसकी दो भुजाएं ए बी और डी सी हैं, आगे बढ़ाएं तो पी पॉइंट पे मिलती हैं। चलो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की कुछ जो भी कॉन्सेप्ट है वो सिखा देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसके वर्टेक्स जो है, ऐसा चतुर्भुज जिसके वर्टेक्स जो है परिधि पर हो। इसका नाम यदि हम दें ए बी सी डी, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ध्यान दो, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, देखो ध्यान दो, यदि मैं इसको यहाँ एक स्पर्श रेखा बना दूं और इसको यहाँ से मिला दूं, पॉइंट डी पे स्पर्श रेखा भी बना दी, इसको यहाँ मिला दी, तो ध्यान दो इस एंगल की वैल्यू यदि थीटा है, यानी डी बी एक जीवा है, कोड है जिसके द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट पे बना कोण भी क्या होगा, थीटा। ध्यान दो क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक सर्किल में स्पर्श रेखा द्वारा जीवा के साथ बना कोण अल्टरनेट सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पे बने कोण के बराबर होता है। ऐसे देखो ध्यान दो, ये थीटा तो ये बचा हुआ 180 माइनस थीटा होगा, और बचा हुआ 180 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे हुआ देखो ध्यान दो, ये जीवा के साथ स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण अल्टरनेट सेगमेंट अब की बार इधर बने कोण के बराबर होगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है। एंगल बी प्लस एंगल डी यानी अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर 180 डिग्री होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान दो, देखो यदि ये आपके पास थीटा है, इसको यदि मैं आगे बढ़ा दूं, यानी सी का एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, सी के एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा आपका, हो गया थीटा है जी। यानी किसी भी एंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है क्या, यानी एंगल सी का एक्सटीरियर जो एंगल है, बाह्य कोण जो है, अपोजिट विपरीत अंतः कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो यदि आपने मान लो बी को आगे बढ़ाया तो ये कोण क्या होगा, आप कहोगे इसके बराबर होगा। ए को आगे बढ़ाओ, ये कोण क्या होगा, तो कहोगे 180 माइनस थीटा, नहीं इसके बराबर होगा। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहला अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और किसी भी एंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। अब देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान दो, ये सर्किल है, सर्किल में ए बी एक आपका कोड है, और दूसरा जो कोड है वो है डी सी। इनको भी आगे बढ़ाओ, क्यू पॉइंट पे मिलते हैं, इनको भी आगे बढ़ाओ, पी पॉइंट पे मिलते हैं। कहा है ये 85 डिग्री है, देखो एंगल लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो, ये 85 डिग्री है तो ये भी 85 डिग्री होगा। कहा है ये 40 डिग्री है, तो ध्यान दो 85 और 40 हो गया 125, तो ये बनेगा 55। और आपको पता है दो एंगल जो क्रॉस में बने उनका एंगल बराबर होता है, इसका मतलब ये भी बनेगा 55। ये 85 है और ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये बचा हुआ एंगल नहीं निकालो, कितना होगा 95। ध्यान दो 95 और 55 कितना बन गया 150, तो बचा हुआ कोण आपका होगा 30 डिग्री, तो इसलिए आंसर है आपका सी। बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो क्या कह रहा है। ट्राइंगल एबीसी में कोण बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर बी सी को डी पॉइंट पर काटता है और परिवर्त को ई पर काटता है। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, ये सर्किल है जिसमें ट्राइंगल ए बी सी बना हुआ है, और ट्राइंगल ए बी सी में बी ए सी का इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एंगल यदि थीटा का होगा तो ये भी थीटा होगा, ये इसको डी पे काटता है और आगे काटता है ई पर। तो हमें पूछा है कि ए बी डॉट ए सी, देखो ध्यान दो एक बात,
क्या चाप AC की यदि बात करें, चाप यदि AC की बात करें, तो चाप AC द्वारा सरकमफ्रेंस में बना कोण एक तो B है और दूसरा सरकमफ्रेंस में बना कोण E है। तो क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे? पहले ही थीटा थीटा बराबर थे, एक एक कोण और बराबर हो गए। तो डबल ए रूल से ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए ई सी के, ट्राइंगल ए ई सी के, ट्राइंगल ए ई सी के सिमिलर होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। तो ध्यान दो, देखो क्या आप लिख सकते हो, ए बी अपॉन ए ई का जो रेशियो है, ए बी अपॉन ए ई का जो रेशियो है, ए डी अपॉन ए सी के रेशियो के बराबर होगा। और ध्यान दो, देखो ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी की जगह क्या लिख सकते हो, ए डी डॉट ए ई, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, डी ई डॉट ए ई। ध्यान दो, देखो ए ई दोनों में कॉमन है, ए ई दोनों में कॉमन है, तो आपके पास जो बच जाएगा, क्या बचेगा, ए ई दोनों में कॉमन है, तो आपके पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई। और एक बात ध्यान दो, देखो ए डी प्लस डी ई को क्या कह सकते हो, ए ई, एक ए ई पहले से एक ए ई और आ गया, तो क्या बन गया आपका ए ई स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राइंगल ए बी सी है, माध्यिकाएं सी डी और बी ई ओ पर काटती हैं, तो ट्राइंगल ओ डी ई, देखो क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, दो माध्यिकाएं हैं सी डी एक तो, और दूसरी माध्यिका है सी डी माध्यिका 1:1, बी ई माध्यिका है 1:1, दोनों माध्यिकाएं ओ पर काटती हैं, तो ट्राइंगल ओडीई, ट्राइंगल ओडीई और ट्राइंगल बीओसी का एरिया का रेशियो क्या होगा। एक बात मुझे बताओ, ये इस साइड का डी पॉइंट इस साइड का मिड पॉइंट है, ई इस साइड का मिड पॉइंट है, तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी? यानी याद रखना, किसी भी ट्राइंगल में इधर जो रेशियो है, मान लो ए अनुपात बी का, और आपने एक लाइन बनाई, इधर भी रेशियो दी ए अनुपात बी का है, तो याद रखना ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी, जो आप पढ़ चुके हो। 1:1 है, ये भी 1:1 है, इसको ये छोटी साइड 1 होगी तो बड़ी क्या होगी, 2, क्योंकि छोटा जो ट्राइंगल है वो बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तो छोटा ट्राइंगल की भुजा एक, तो बड़े ट्राइंगल की भुजा हो गई 2, क्योंकि छोटे की भुजा 1 है, बड़े की 2 है, छोटे की भुजा 1 है, बड़े की 2 है। अब एक बात मुझे बताओ, दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं जिनकी भुजाओं का रेशियो 1:2, तो आप एक बात जानते होंगे, एरिया का रेशियो 1:2 होगा। यही होगा क्या? नहीं, 1:4 होगा। कोई भी याद रखो, देखो ध्यान दो, क्या ध्यान रखना है, ये मान लो ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी में इस साइड का मिड पॉइंट लिया यानी 1:1, और एक लाइन बना दी जो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो इसको डी ई यदि नाम देते हैं, तो डी ई जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। दूसरा पॉइंट याद रखना, डी ई जो है हाफ ऑफ बी सी होगा। और ये थेलेस थ्योरम है, सॉरी थेलेस थ्योरम, इसी टाइप से एक थेलेस थ्योरम भी है कि आपके पास ए डी और डी बी का जो रेशियो है वो ए अपॉन ई सी के रेशियो के बराबर होता है, यानी उसका रिवर्स है ये। यानी क्या है कि ट्राइंगल में यदि डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और बचा हुआ पार्ट का रेशियो बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट याद रखना, कोई भी दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी यदि सिमिलर हैं, तो उनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, उनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, उनके परिमाप बराबर होते हैं, उनके एंगल बाइसेक्टर बराबर होते हैं, उनकी मीडियंस बराबर होती हैं, उनके सारी जो प्रॉपर्टी बराबर होती हैं, बराबर रेशियो में। याद रखना, कोई भी दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी यदि सिमिलर हैं, तो साइड का रेशियो,
एल्टीट्यूड का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, सरकम सर्किल की रेडियस का रेशियो, इनर सर्किल की रेडियस का रेशियो, सारे रेशियो सेम होते हैं और इन सब का यदि स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आ जाता है एरिया का रेशियो। ये बात याद रखना, कोई भी दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं तो उनकी भुजाओं का यानी साइड्स का, अल्टीट्यूड्स का, एंगल बाइसेक्टर का, मीडियंस का, सबका रेशियो सेम है। और सबका रेशियो यदि सेम है तो इसका मतलब साइड्स का रेशियो यदि यहाँ 1:2 है, 1:2 है तो ये रेशियो 1:2 होगा। और एरिया का रेशियो अभी आपने बताया, मैंने आपको बताया 1:4 होगा। तो इसका मतलब इसका एरिया आपके पास आ गया 1। और एक बात आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइडों के मिड पॉइंट को मिला दें, तीनों साइडों के मिड पॉइंट को मिला दें। और दूसरी बात आपने पढ़ी थी किसी भी ट्राइंगल में जी से यदि तीनों वर्टेक्स को मिला दें। तो ध्यान दो यहाँ ये क्या है, ग्रेविटी सेंट्री तो है, सेंट्रोइड तो है जिससे वर्टेक्स को मिला है, तो ये वाला जो एरिया आपके पास है 4, यानी ये वाला 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, इसलिए रेशियो होगा 1:12। तो दोस्तों आप कुछ बातें सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, क्या आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आप लोगों को मजे आ रहे हैं, थोड़ा सा इस पे कमेंट जरूर कर दें साथ साथ। चलो एक बार आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आएगा। देखो सीखें, ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में दिया है, क्या दिया है, ध्यान दो। ट्राइंगल ए बी सी में दिया है एडी जो है वो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलती है, यानी 1:1 में बांटती है। और ए सी जो है यहाँ पॉइंट है बीई जो ये भी 1:1 में बांटता है, तो ए सी को एफ किस रेशियो में बांटेगा। देखो पहला तरीका आपका दोस्तों हो सकता है कि आप ज्योमेट्री लगाएं यहाँ, और ज्योमेट्री में देखो ध्यान दो, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि एक लाइन पर एक पॉइंट है ऐसा जो 1:1 में बांटता है, और हम चाहते हैं सामने वाली साइड को भी 1:1 में बांटे। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब वो इसके पैरेलल हो। इसका मतलब ये रेशियो 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा, बट ऐसा कब होगा, जब ये इसके पैरेलल हो। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले डी क्यू पैरेलल बना लेते हैं, किसके, ई एफ के। और ऐसा बनाए तो ये छोटा ट्राइंगल क्या होगा, बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। याद रखना, दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए ट्राइंगल और दो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ, यानी ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, इसलिए ये रेशियो 1:1 है तो ये रेशियो भी 1:1 होगा। अब एक बात समझो, देखो ध्यान दो, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बी सी एफ की, बी सी एफ की, ये 1:1 में है। और ये दोनों लाइनें यदि पैरेलल है तो सामने वाला रेशियो भी 1:1 होगा। तो आपको पूछा है एफ जो है ए सी को किस रेशियो में बांटेगा, तो 2:1 में, 2:1 में, तो 2:1 आपका आंसर है डी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोग समझना। ध्यान दो, देखो एक रोड है आपके पास, एक रोड है आपके पास जिसके एक साइड में 10 किलो वेट लिखा है और दूसरी साइड में भी 10 किलो वेट रखा है। आप यहाँ मार्क लगा रहे हो, एक ऐसा मार्क लगा रहे हो कि जिससे रोड सीधी रहे। तो यहाँ जो लेंथ रहेगी और यहाँ जो लेंथ रहेगी दोनों इक्वल इक्वल रखोगे ना, यानी आप एकदम मिड में लगाओगे, दोनों तरफ वेट सेम है। इसलिए ध्यान दो, देखो ये ही आपके पास यहाँ वेट है 8 और यहाँ वेट है 7। एक रोड है जिसके एक साइड में 8 किलो वेट लगा हुआ है, एक साइड में 7 किलो वेट लगा हुआ है। एक मार्क आपको लगाना है, एक मार्क आपको लगाना है जिससे आपकी ये रोड जो है वो सीधी रहे। तो क्या थोड़ा सा शिफ्ट करोगे जहां ज्यादा वेट है उस साइड, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कम होगी, और जहां वेट कम हो वो डिस्टेंस ज्यादा होगी। या रोड की वो लंबाई जो ज्यादा वेट की तरफ है वो कम होगी, रोड की वो लंबाई जो कम वेट की तरफ है वो ज्यादा होगी। तो ये याद रखना, ये रेशियो होगा 7:8 का, यानी ये जो आपके पास लेंथ है रोड की उसका रेशियो 7:8 का होगा।
ध्यान दो, देखो ये एक बड़ी रोड है जिसपे एक तरफ वेट है 10 किलो और एक तरफ वेट है 15 किलो। आपको इस मार्क को शिफ्ट करना है और इस तरीके से शिफ्ट करना है दोस्तों। मार्क को शिफ्ट करना है और इस तरीके से शिफ्ट करना है कि जो ये रोड है वो सीधी रहनी चाहिए। तो आपको कम वेट की तरफ लगानी पड़ेगी या ज्यादा वेट की तरफ? तो ज्यादा वेट की तरफ लगाएंगे तो ये लेंथ कम होगी और ये लेंथ ज्यादा होगी। तो ध्यान दो, देखो ये लेंथ कम और ज्यादा यदि होगी तो ये जो लेंथ होगी 15 और ये लेंथ होगी 10। यानी ऐसा कह सकते हैं, यदि किसी भी रोड पर यदि आपने ए और बी किलो वेट रखा और ए यदि ग्रेटर देन है बी से, ए यदि ग्रेटर देन है बी से, तो आपको रोड का जो मार्क है वो एक की तरफ करना पड़ेगा ताकि ये रोड सीधी रहे। और यहाँ जो ये रेशियो है वो ये तो होगा ए और ये रेशियो होगा बी। ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं, ये रोड है जिसपे आपने यहाँ मार्क लगाया है और ये रेशियो है 2:1 और यहाँ आपने वेट जो रखा है या 2:5 कर देते हैं, एक की जगह 2:5 कर देते हैं। और आपने जो यहाँ वेट रखा है वो 10 किलो है। तो बताओ यहाँ वेट कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये जो मार्क है वो इधर है और ये लेंथ 2 है, यानी यहाँ लेंथ 2 है तो यहाँ वाला वेट ज्यादा होगा, यहाँ वाला वेट कम। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 2 की है, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो 5 की होगी। 2 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 की वैल्यू आप कहोगे सर ये 25 होगी। अब एक बात और बताओ, ये 10 किलो वेट है, ये 10 किलो वेट है, तो इस मार्क पे जो दिखाएगा वेट टोटल वो कितना दिखाएगा? 20। ये 8 किलो है, ये 7 किलो, तो मार्क पे वेट कितना दिखाएगा? 15। ये आपके पास 10 किलो है, 15 किलो है, तो टोटल वेट यहाँ कितना दिखाएगा? 25। ऐसे देखो, ध्यान दो, ये टोटल यदि आपके पास है, यहाँ वेट ए है, यहाँ वेट बी है, तो यहाँ जो वेट दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? A+B। यहाँ ध्यान दो, देखो ये पूरी रोड दी हुई थी जिसमें एक तरफ वेट 10 आ गया, एक तरफ 25, तो ये टोटल वेट यहाँ कितना होगा? 35। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आपका कहलाता है मास पॉइंट ज्योमेट्री, MPG। मास्ट पॉइंट ज्योमेट्री यानी मास पॉइंट, यानी जो भी आप वेट रख रहे हो उसको कंट्रोल कैसे करें, इसमें ज्योमेट्री कैसे यूज लें, इसको मास पॉइंट ज्योमेट्री बोलते हैं। और ध्यान दो, यहाँ यदि मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज लें, ध्यान दो, देखो यदि यहाँ हम मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज लें तो ये ट्राइंगल एबीसी में आपने कहा ये AD है जो 1:1 में है, ठीक है। और ये बीईएफ है, ये भी 1:1 में है। अब देखो दोस्तों, यदि हम वेट मानना चाहें तो कहाँ कहाँ मान सकते हैं? ध्यान दो, देखो आपको इस रोड के ऊपर रेशियो पता है और इस रोड पर रेशियो पता है। तो इस रोड पर रेशियो पता है तो एक पॉइंट बी हो सकता है, एक पॉइंट डी हो सकता है, एक पॉइंट सी, यानी BDC में कहीं भी आप वेट मान सकते हो और उसको आप फिर बांट सकते हो। ऐसे ध्यान दो, देखो इधर यदि बात करें तो ए पर मान सकते हो, डी पर मान सकते हो। तो ध्यान दो, देखो यदि मैं डी पे वेट मान लूं 10 किलो और ये दोनों बराबर बराबर हैं, इसको मतलब यहाँ भी वेट 5 होगा और यहाँ भी वेट कितना होगा? 5। अब ध्यान दो, डी पर वेट 10 माना है, ये वो पॉइंट है जहां पे आपका मार्क लगा हुआ है और दोनों तरफ 1:1 है। दोनों तरफ यदि 1:1 है तो एक बात बताओ, इधर यदि 10 किलो वेट है तो इधर भी वेट जो होगा वो कितना होगा? 10 किलो, तभी तो 1:1 होगा। अब ध्यान दो, देखो ये जो रोड है, अब रिजल्ट यहाँ से देना है। ये जो रोड है उस पर एक तरफ 10 किलो वेट है, एक तरफ 5 किलो वेट है, तो ये लेंथ का जो रेशियो होगा 10 किलो वाली तो इधर आ जाएगी, 5 वाली इधर, यानी रेशियो होगा 1:2 का, जो आपका ऑप्शन है डी। देखो एक दो क्वेश्चन मैं इस पे डाल देता हूँ आपको ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है आपका ABC और इस थोड़ा सा स्क्रीन एक्स्ट्रा टच काम कर रहा है अभी इस पे, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम करती है। देखो यदि मैं इसको मान लूं AD और इधर से ये जा रही है BEF, ठीक है। अब यदि ये रेशियो हमें, देखो ध्यान दो, दिया जाए 2:3:4 है और ये रेशियो भी 3:4 है, तो अब आपको क्या क्या पूछ सकता है? यहाँ पूछ सकता है कि मुझे बताओ, एक तो BE और EF का रेशियो क्या होगा, ये पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है AF और FC का रेशियो क्या होगा, ये पूछ सकता है, ठीक है।
तो एक बार ट्राई करो और आंसर दो, देखो ट्राई करो, एमपीजी लगा के कोशिश करो कि आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। इसको ना एमपीजी आप समझ गए। जब भी आपको अंदर जो भी लाइन, कोई भी लाइन हो सकती है, कोई भी लाइन सीवीएन बोलते हैं, कोई भी लाइन को सीवीएन बोलते हैं। तो कोई भी आपकी लाइन हो सकती है, आपका अल्टीट्यूड हो सकता है, एंगल बाई सेक्टर हो सकता है, कोई भी। यदि कोई भी लाइन दी और आपको ये रेशियो कहे कि ये 3:4 है, ये रेशियो भी 3:4 है, तो एक बात मुझे बताओ, यदि मैं वेट यहाँ से स्टार्ट करूं, यदि मैं वेट यहाँ से स्टार्ट करता हूं, तो क्या मैं इस ऐसा नंबर मान लूं जिसमें 3 और 4 का भाग जाए? तो इस वेट को यदि मैं 12 कहूं, तो मुझे बताओ, 4 की वैल्यू 12 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 9। ऐसे देखो, इसमें यदि हम बात करें तो ये 12 है, ये 9 है, तो यहाँ जो वेट आएगा वो आ जाएगा 21, क्योंकि 12 और 9 डी पर टोटल वेट कितना होगा? 21। तो ध्यान दो, 3 की वैल्यू 21 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 28। 3 की वैल्यू 21, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 28। तो ये 28 और ये 9, तो क्या ये रेशियो जो है वो 9:28 होगा? तो आपको पहला जो पूछा है एएफ और एफ सी का रेशियो, आप कहोगे 9:28 है। बीई और एफ सी का, बीई और एफ सी का रेशियो चाहिए, तो ध्यान दो, यहाँ वेट 12 है, यहाँ वेट कितना है? तो देखो 28 और 9 का सम कितना होगा? 37। 28 और 9 का सम कितना होगा? 37। तो ध्यान दो, यहाँ वेट 12 है, यहाँ 37, तो इसका रेशियो यदि पूछा है तो क्या हो जाएगा? 37:12। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल एबीसी में आपको जो रेशियो आपको अब की बार दिए गए हैं वो ये वाले दिए गए हैं कि ये 2:3 है। क्या करें भाई, इसका टच इतना शानदार काम करता है कि लिखते लिखते के साथ ही भाग जाता है। और ये रेशियो दिया है 3:2। तो पूछा है बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा? ए एफ और एफ सी का रेशियो क्या होगा? तो आप लोग दोस्तों एक बार ट्राई कर सकते हो कैसे आपको इस क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं, क्या होगा आंसर। तो एक बार जरूर ट्राई करना और एक बार कमेंट करना क्या आपको ये एमपीजी आई और आप इस क्वेश्चंस को आराम से कर पाते हो। देखो एक बार जो अपना क्वेश्चन था मैं उसको वापस रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि ये बार बार कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं एक बार समझा ही देता हूँ। ठीक है, चलो देखो समझो, ध्यान दो। देखो ये ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ये एडी बनाया है, और ये कह रहे हो 1:1 में है। ये आपने ई एफ बनाया है और ये भी 1:1 में है। ये यदि 1:1 में है तो इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ जिससे ये भी 1:1 हो जाएगा। और ध्यान दो, ट्राइंगल बी सी एफ में ये 1:1 और ये इसके पैरेलल है, तो सामने वाला रेशियो भी 1:1। तो यही तो पूछा है कि ये 2 है तो ये 1। या आप एमपीजी से यदि करना चाहो तो क्या कहोगे? एमपीजी से करना चाहोगे तो हम मान लें यदि यहाँ वेट है मान लो 1 किलो, तो दोनों तरफ वेट होगा 1 किलो, क्योंकि दोनों बराबर है। तो बीच में टोटल वेट आएगा जो मार्क लगा है उस पे 2 किलो। तो ये भी रेशियो 1:1 ही, यहाँ भी रेशियो आएगा 2 किलो। वेट यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, रेशियो चाहिए तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। यही पूछा है। तो शायद मैं कुछ चीजें आपको समझा पा रहा हूँ दोस्तों, और कुछ चीजें मैं बहुत अच्छे से करवा पा रहा हूँ जहां तक है। तो आप इसको दोस्तों करते रहना, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरा रिवीजन इसी तरीके से करना है ताकि आप बहुत अच्छे से कर पाओ। देखो क्या कहा है, ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी का द्विभाजक। देखो ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट सीखना, ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में कोण सी का द्विभाजक ए बी को डी पॉइंट पर मिलता है, और ए बी नॉट इक्वल टू ए सी है। ई सी डी पर एक पॉइंट है, ई जो है उस सी डी पर एक पॉइंट है, ई सी डी पर एक पॉइंट है, और ये वाला एंगल दिया है 50 डिग्री, और ये आप कह रहे हो एंगल बाई सेक्टर है। ठीक है, तो पहले तो मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, एंगल बाई सेक्टर है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ध्यान दो, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? तो ये 50 है, ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 50 प्लस थीटा।
अब ध्यान दो, देखो यहाँ यदि इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा ये हमें पता नहीं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो ये एक्स है, ये थीटा है, तो ये जो एंगल होगा वो होगा एक्स प्लस थीटा। और एक बात बताओ, आप कह रहे हो दोनों लाइन बराबर हैं, इसका मतलब दोनों लाइन यदि बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया 50 डिग्री। या देखो दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट सीख लो, ट्राइंगल एबीसी में कुछ दिया हुआ और एंगल पूछ रहा है। ध्यान दो, यदि मैं थोड़ा सा एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो तो ध्यान दो, देखो क्या मैं इस ट्राइंगल एबीसी में, आप कह रहे हो सी का एंगल बाय सेक्टर डी यहां मिलता है और ये पॉइंट है ई, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। आप कह रहे हो एंगल बाय सेक्टर तो बराबर बराबर है, तो मैं क्या इसको कह सकता हूँ ये जीरो जीरो है? हो नहीं सकता, बट हम एक मान रहे हैं, यदि ये जीरो जीरो है तो मुझे बताओ ये 50 और ये जीरो, तो ये कितना बनेगा 50 डिग्री। आप कह रहे हो दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये भी कितना होगा 50 डिग्री। और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या है, ये इस एंगल का सम, इसका मतलब ये एंगल कितना है 50 डिग्री। एक बार हमने जीरो से चेक किया, ऐसे देखो हम जीरो की बजाय 10 डिग्री से चेक करेंगे। कोई भी एंगल आपकी मर्जी है उससे चेक करो, ये 50 है ये 10 है, तो ये कितना होगा, हम कहेंगे 60 डिग्री है। और ये दोनों साइड बराबर हैं तो दोस्तों आप कहोगे ये भी 60 डिग्री है। और ये जो है ट्राइंगल AEC, उसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 60 है, तो इसका मतलब ये 50 और ये 10 होगा, तो ये एंगल हो गया 50 डिग्री। यानी मैं समझाना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आ रहा, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, और एंगल यदि आपको पूछ रहा है ज्योमेट्री में, तो आप कोई भी एक एंगल, जो एंगल बाइसेक्टर या कोई भी जो दिया हुआ है उसको आप जीरो मान लो, या 10 डिग्री या 20 डिग्री कुछ भी मान लो। दो एंगल रख के चेक कर लो, यदि वो प्रूफ हो रहा है, दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो आंसर होगा। एग्जाम के लिए जब जब आपको कुछ नहीं आ रहा उस क्वेश्चन में, ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है। दो बराबर के वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, दोनों बराबर के हैं और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और एक दूसरे की रेडियस से गुजर रहे हैं। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 है, इसका मतलब सेंटर से यहां तक की दूरी 5 होगी, इस सेंटर से भी यहाँ रेडियस सरकमफ्रेंस तक की दूरी 5 होगी, इस सेंटर से भी सरकमफ्रेंस तक की दूरी 5 होगी। और 5 5 5 का आपके पास ट्राइंगल आ गया। और अब ध्यान दो, आपको पूछा क्या गया है, ध्यान देना, देखो आपको पूछ रहा है इस, आपको क्या पूछ रहा है कि इस जीवा की लंबाई क्या होगी, AB की लंबाई, ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई। आपको एक बात यदि याद हो कि किसी भी सर्किल में, नहीं याद है तो याद कर लो, किसी भी सर्किल में यदि कोड बनाए और सेंटर से यदि उसको मिलाया गया मिड पॉइंट को, सेंटर से यदि मिड पॉइंट को मिलाया गया तो वहां 90 डिग्री बनेगा। तो ध्यान दो, देखो सेंटर से आप यहाँ बना मिला रहे हो, इसका लिए 90 डिग्री होगा, और आप मिड पॉइंट को मिला रहे हो, इसका लिए मिड पॉइंट भी है। और ध्यान दो, देखो ट्राइंगल AOO डेस, मान लो इसको ओ डेस नाम दे दें, तो ट्राइंगल AOO डेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसकी हाइट क्या होगी, क्योंकि हाइट होगी ना 90 डिग्री बना रहा है, तो हाइट हो जाएगी √3/2 इंटू ए, यानी 5। ये यहाँ तक की वैल्यू होगी, आपने कहा इसके मिड पॉइंट को मिला है, इसको आगे इसका डबल कर देंगे, और इसका डबल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 5√3। चलो तो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। एक बार ट्राई करो, और कितना आप समझ पा रहे हो, कितने आपको मजे आ रहे हैं, क्या आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के फील कर रहे हो, और आपका रिवीजन सच में हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप लोग एक कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है, कितना और पढ़ाना है, सारी चीजें आपके कमेंट हैं, इसलिए कमेंट करते रहें, और साथ साथ लाइक और शेयर करते रहे। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देखो ये कितनी देर से परेशान हो रहा है, बार बार आ रहा है, कह रहा है दबाओ दबाओ दबाओ, और ये बेल आइकन दबाओ, तो इसको एक बार आप, कह ही रहा है इतनी बार, कोई बात इतनी बार रिपीट होती है तो उसको कर लेनी चाहिए वैसे, है ना। चलो अपन अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ध्यान दो, देखो जैसे अभी किया वैसे ही दो सर्किल एक दूसरे को, अब की बार सर्किल सेंटरों से नहीं जा रहे, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये दिया है 15,
ये दिया है 20 और ये दिया है 25। दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी 25। और ध्यान दो, आपको पूछा है जीवा की लंबाई क्या होगी। इसको मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए। एक बात बताओ मुझे, ये वाली वैल्यू आपको यदि निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाल लें तो उसी का डबल कर देंगे। और ध्यान दो, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है जो आपने नहीं समझ में आ रहा, तो याद रखना वो क्या है कि 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या 25 का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ट्रिपलेट्स 3 4 5 6 8 10 24 10 26, ये जो ट्रिपलेट्स हैं वो याद करने हैं ताकि आपको जब भी ऐसे ट्राइंगल कोई मिले जिसकी 3 साइड पता हो और आप वर्बली चेक कर पाओ क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री है। और 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पे लंब, अभी आपने याद किया था बी डी बराबर होता है आधार गुणा लंब बटे कर्ण। और आधार गुणा लंब बटे कर्ण होगा 5 से काट दो 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से काट दो 4 बार। तो बी डी आपका बी डी, यदि इसको नाम दे दें बी और इसको नाम दे दें डी और इसको नाम दे दें सी, तो बी डी यदि 12 आ रहा है तो आगे भी 12 होगा और 12 और 12 कितना होता है 24। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार ट्राई जरूर करें सभी स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ ये चीजें तो मुझे आती हैं, हाँ मैं पता है मुझे कि आप लोगों को ये चीजें आती हैं, मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपको आती हैं, कहीं वो मिस तो नहीं कर रहे हो, उसमें आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। ये रिवीजन क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है। एसएससी सीजीएल 2019 की जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए रिवीजन क्लास है, ये बेसिक क्लास नहीं है। बेसिक टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है, सी डी इसकी जीवा जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ए सी और बी डी को आगे बढ़ाएं तो ए पी बी क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट याद करो दोस्तों, किसी भी सर्किल की, किसी भी सर्किल की दो कोण यदि अंदर की तरफ काटती हैं ए बी और सी डी और पी पॉइंट पर काटती हैं, या किसी भी सर्किल की दो कोण बाहर काटती हैं पी ए बी सी डी, तो पहला पॉइंट तो आपको जो याद रखना है, पहला पॉइंट तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है P इंटू पी बी इज इक्वल टू होगा पी सी इंटू पी डी के। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है P इंटू, इसमें भी वही याद रखना है P इंटू पी बी इज इक्वल टू होगा पी सी इंटू पी डी के। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये दोनों जब काटेंगे तो ये बना हुआ एंगल कितना होगा। तो याद रखना दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, ए और सी द्वारा सेंटर पे बना कोण, और बी और डी द्वारा सेंटर पे बने कोण। एंगल पी जो है ए सी द्वारा सेंटर पे बना कोण और बी डी द्वारा सेंटर पे बने कोण के सम का आधा होता है। याद है क्या ऐसा आपको, नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ऐसे देखो यदि बाहर काट रही है तो एंगल पी बराबर होगा दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट द्वारा सेंटर पे बना कोण और दोनों के एंडिंग पॉइंट, दोनों कोण के द्वारा एंडिंग पॉइंट पर, एंडिंग पॉइंट द्वारा सेंटर पे बने कोण के सम का आधा होता है। तो जब अंदर काटती हैं तो सम का आधा होता है और जब बाहर काटती हैं तो डिफरेंस का आधा होता है। कोई भी सर्किल की दो कोण अंदर काटे, पी ए इंटू पी बी बराबर है पी सी इंटू पी डी, और पी पर बना कोण दोनों के स्टार्टिंग और एंडिंग, दोनों कोण के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट द्वारा सेंटर पर बने कोण के सम का आधा, और बाहर काटती है तो डिफरेंस का आधा। क्या कह रहा है देखो, ट्राइंगल एबीसी में ध्यान दो, ये ट्राइंगल आपका जिस, सॉरी, ए बी एक परिवर्त का व्यास है, ए बी एक परिवर्त का व्यास है, ट्राइंगल ए पी बी परिवर्त का व्यास है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे ना अपन, हाँ। ओ केंद्र वाले वृत्त का एक व्यास है, तो ओ केंद्र वाले वृत्त का एक व्यास है ए बी,
ओ का एक व्यास है ए बी, सी डी एक जीवा है जो रेडियस के बराबर है। कह रहा है ए सी और बी डी को आगे बढ़ाओ तो पी पॉइंट पर काटेंगे तो ये एंगल बताओ। मुझे एक बात बताओ, क्या आप कह सकते हो कि ए सी एक जीवा है और बी डी एक जीवा है जिनको आगे बढ़ाने पर पी पॉइंट पर काटती हैं? तो क्या बताओ मुझे, एंगल पी द्वारा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट द्वारा सेंटर पे बना कोण कहोगे 180 डिग्री है। स्टार्टिंग पॉइंट द्वारा सेंटर पे बना कोण 180 डिग्री है और एंडिंग पॉइंट द्वारा तो इक्विलेटर ट्रायंगल है, एंडिंग पॉइंट द्वारा सेंटर पे बना कोण 60 डिग्री है। क्या दोनों के डिफरेंस का आधा होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 60। कैसे आप करते हैं वो पता नहीं, पर दोस्तों आपको क्वेश्चन को इसको ऐसे ही करना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है ए बी एक व्यास है, पी पॉइंट आपको दिया गया है, पी से ए बी पर खींचा गया लंब जो है वो दिया है एन पॉइंट तक, ए पी दिया है 8, बी पी दिया है 6। पूछ रहा है बी एन क्या होगा, और ये 6 है ये 8 है तो ये 10 होगा। और आपको पता है व्यास जो है यहाँ कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो लंब का स्क्वायर बराबर होगा, लंब का स्क्वायर बी पी का स्क्वायर बराबर होगा बी ए। बी ए कितना है 10 इंटू बी एन, बी एन आपको निकालना है। तो बीपी कितना है आपका 6, 6 का स्क्वायर 36/10, तो 36/10 आपका आंसर हो जाएगा 3.6। राइट एंगल ट्राइंगल की जो 5 प्रॉपर्टी आपने याद की थी वहीं से वो क्वेश्चन बना हुआ है। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, लगभग 8-9 बार अब तक आया हुआ है इस टाइप का एक क्वेश्चन कि ट्राइंगल एबीसी में, सॉरी सर्किल में एक व्यास है ए बी, सर्किल में एक व्यास है ए बी जिसका केंद्र है ओ, डी सी एक जीवा है, डी सी एक जीवा है, ठीक है, और डी सी पैरेलल है ए बी के, बी ए सी दिया हुआ है 20 डिग्री। तो पूछ रहा है ए डी सी क्या होगा, ए डी सी क्या होगा। एक बात मुझे बताओ, यदि ये व्यास है और ये इसके पैरेलल है, ये एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है, तो चाप बीसी द्वारा, चाप बीसी द्वारा सरकमफ्रेंस पे 20 डिग्री बन रहा है, तो सेंटर पे कितना डिग्री बनेगा 40। और ध्यान दो देखो चाप बीसी द्वारा, बीसी की बजाय पूरा चाप ले रहे हैं, कौन सा एसी, चाप एसी द्वारा सरकमफ्रेंस में बड़ा कोण पूछा जा रहा है आपको, चाप एसी द्वारा सरकमफ्रेंस में बड़ा कोण पूछा जा रहा है। तो बताओ सेंटर पे बड़ा कोण कितना होगा, ये तो 40 है, ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 है, तो 180 और 40 कितना 220, और 220 का आधा होता है इसका मतलब 110। वापिस देखो रिपीट कर रहा हूं, एक ही पॉइंट का क्वेश्चन है ये कि किसी सर्किल में एक चाप द्वारा, किसी सर्किल में एक चाप द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना कोण यदि थीटा है, तो सेंटर पे बना कोण जो होगा वो 2 थीटा होगा। तो ध्यान दो देखो बीसी चाप द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना कोण 20 डिग्री, तो सेंटर पे बना कोण 40 डिग्री। और अब हम बात कर रहे हैं कौन से चाप की, ए सी चाप की। तो एसी चाप द्वारा बना कोण सरकमफ्रेंस पे पूछा जा रहा है, तो ढूंढो एसी चाप द्वारा, एसी चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण कितना है, तो 180 और 40 220, तो 220 का आधा, तो हम कहेंगे 110। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, डी सी उसकी जीवा है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये एक सर्किल है जिसका व्यास है ए बी और एक जीवा दी हुई है डी सी, ठीक है, ये दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है ये दोनों पैरेलल है, बी ए सी वही का वही एंगल दिया है 20 डिग्री, तो सी ओ डी क्या होगा, ये वाला पूछ रहा है। एक बात मुझे बताओ, वही देखो ध्यान दो, बीसी चाप द्वारा सरकमफ्रेंस पे 20 है तो सेंटर पे कितना होगा 40, ये पूछ रहा तो ये वाला और निकालो।
और ध्यान दो ये दोनों पैरेलल हैं, तो जेड में बने हुए कोण बराबर होते हैं क्या? इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा? 20 डिग्री। और ध्यान दो अब की बार चाप एडी द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना कोण 20 डिग्री है, तो सेंटर पे बना कोण कितना होगा? तो हम कहेंगे 40 डिग्री। पूरी एक स्ट्रेट लाइन थी जिसमें ये 40 है, ये 40 है, तो बचा हुआ कोण क्या होगा? हम कहेंगे 100 डिग्री। ये पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहा है, ट्राइंगल एबीसी एक चक्रीय त्रिभुज है, साइक्लिक ट्राइंगल है, और सभी कोणों के द्विभाजक पी क्यू आर को मिलते हैं। ध्यान दो सर्किल बना लो जिसमें कह रहा है ट्राइंगल एबीसी है, इस एंगल का द्विभाजक पी पे मिलता है, इस एंगल का द्विभाजक क्यू पे मिलता है, और इस एंगल का द्विभाजक आर पे मिलता है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि आर क्यू पी क्या होगा? आर क्या कह रहा है? आर क्या कह रहा है? आर क्यू पी क्या होगा? ये वाला एंगल चाहिए। तो क्या ये वाला एंगल इस चाप द्वारा बना हुआ कोण है? तो इसका मतलब इस चाप द्वारा कितना कोण बनेगा वो ढूंढना है। तो एक बात बताओ, इस चाप आर बी चाप द्वारा सेंटर पे बना हुआ कोण क्या, सॉरी सरकमफ्रेंस पे बना हुआ कोण C/2 है क्या? ये कोण द्विभाजक है तो C/2 है क्या? ये कोण द्विभाजक है तो इसका मतलब इधर भी जो है वो क्या बनेगा? C/2। ऐसे देखो ध्यान दो, यहां यदि हम बात करें बीपी चाप द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना कोण क्या है? A/2, तो ये भी क्या होगा? A/2। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, देखो दूसरे कलर से रिपीट कर रहा हूं। आपको ये वाला एंगल पूछा है, तो इस चाप द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना कोण C/2, तो इधर भी C/2 होगा। C क्यों है? क्योंकि कोण समद्विभाजक है। ऐसे ध्यान दो, बीपी चाप द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना कोण A/2, तो क्या यहां भी जो कोण बनेगा वो A/2 होगा? तो ये आपका एंगल आ गया C/2 प्लस A/2। एक बात बताओ, एंगल A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो, और सब में बाई टू कर दें, तो आपको पूछ रहा है ए और सी की वैल्यू क्या होगी? तो 90 - b/2 होगी क्या? और 90 - b/2 होगी तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी। बढ़ो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार ट्राई करो और फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो एक बार ट्राई करो, फटाफट बताओ। देखो छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो आर पूछा है, एक बात मुझे बताओ, क्या यहां से यहां तक यदि सब मिला दें, तो आपको पता है ये आर है, ये आर है, तो ये क्या होगा? तो आप कहोगे √2r, क्योंकि 90 डिग्री, और ये इसके बराबर होगा आर के, तो ये एक स्क्वायर बन गया जिसमें ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? √2r। अब ध्यान दो देखो, इस √2r में मैं पूछ रहा हूं उतना उतना बताना, यहां तक क्या होगा? तो आप कहोगे आर,
यहां से इस सेंटर तक क्या होगा, तो आप कहोगे स्मॉल आर। और ध्यान दो, देखो इसको यदि वापस मैं छोटा सा स्क्वायर बना दूं जिसमें ये स्मॉल आर ये स्मॉल आर, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे √2r। वापिस रिपीट कर रहा हूं, देखो सर्किल है, यहाँ लास्ट वाला, जो लास्ट वाले को बढ़ा रहा हूं मैं, जिसमें यदि मैं इसकी बात करूं तो ये स्मॉल आर ये स्मॉल आर ये स्मॉल आर ये स्मॉल आर, तो ये कितना होगा, तो ये क्या होगा, √2r होगा। यहाँ तक कितना है, आर है, और ये पूरा कितना है, आर है। तो आप कहोगे r प्लस √2r, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर। कर लेंगे ऐसे, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये 24 है, देखो ये 7 है, तो ये कितना होगा, 25 होगा क्या, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 24 है, ये 7 है, तो हम कह देंगे दोस्तों कि ये हमने पास जो होगा वो 25 होगा। और ध्यान दो, ये 90 डिग्री बना रहा है और ये भी यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब छोटा ट्राइंगल जो है वो बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। ये रेशियो देखो, ये 7 है और ये 21, ये 1:3 में है। तो ये जो भुजा का रेशियो है वो भी 1:3 में होगा। तो 25 का 3 कर दो, यानी 75 होगा। तो ये बचा हुआ कितना हुआ, ये 25 है, तो ये बचा हुआ 50 हुआ, और ये मिड पॉइंट है, इसलिए ये भी 25 और ये भी 25, तो आंसर हो गया 25। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो, देखो ये 24 दिया है, नहीं दिख रहा तो मैं लिख रहा हूँ, ये 7 दिया हुआ है, ये कह रहा है 90 डिग्री है, तो ये 25 होगा। और ध्यान दो, ये 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, तो ये छोटा ट्राइंगल क्या बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। तो इनकी भुजाओं का रेशियो 1:3 है, तो ये छोटी भुजा 1, तो बड़ी 3 यानी 75 होगी, तो बची हुई 50 होगी, जिसमें से आधी आधी कर दो। चलो देखो नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या है फटाफट ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 17। दिया है हमें ट्राइंगल ए बी सी में डीई पैरेलल है बीसी के। डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, और आपको याद हो तो दो पैरेलल लाइन पे बने हुए दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। तो हमें ये रेशियो दिया हुआ है 4:5। और ध्यान दो, दो सिमिलर ट्राइंगल में दिए रेशियो 4:5 है, तो ये रेशियो भी 4:5 होगा। तो ध्यान दो, देखो छोटे ट्राइंगल की भुजा छोटी भुजा 4 और बाकी 5 है, तो ये छोटी भुजा 4 बाकी 5 है, तो पूरी कितनी कहेंगे, 9। तो छोटी भुजा 4 होने पर बड़ी भुजा 9, छोटी भुजा 4 होने पर बड़ी भुजा 9, तो ये छोटी भुजा 4 है, तो बड़ी भुजा कितनी होगी, 9। और अब देखो ध्यान दो, ये भी कह रहा है इसके सिमिलर है, तो ये दोनों यदि पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो बना हुआ जो कोण है, एंगल है, ये यदि थीटा है, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। और ऐसे देखो ध्यान दो, यदि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इसका मतलब ये छोटा जो ट्राइंगल है इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, तो इसकी भुजाओं का रेशियो यदि 4:9, तो इन भुजाओं का रेशियो भी क्या होगा, 4:9। यही आपको पूछा गया है। वापस रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान दो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा दो पैरेलल लाइन दी गई हैं, और दो पैरेलल लाइन पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोई भी दो पैरेलल लाइन पे यदि ट्राइंगल बने हुए हैं, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये भुजा का रेशियो 4:5 है, तो ये भी 4:5 होगा। छोटी भुजा 4 तो ये भी 4, और बड़ी भुजा 9 तो ये भुजा हो जाएगी 9। तो सबसे पहला काम आपको कहा है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये रेशियो 4:5, तो ये रेशियो भी 4:5, तो ये रेशियो 4:9 हो जाएगा। अब आप कह रहे हो ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल थीटा, और साथ में ये भी कह रहे हो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल को अल्फा माने, तो ये भी अल्फा।
तो छोटा ट्राइंगल इस इधर बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों की भुजाओं का जो रेशियो होगा वो सेम, इसलिए रेशियो जाएगा 4:9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 18। थोड़ा सा देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें तो इसको मैं क्या स्पर्श रेखा कह सकता हूं, और ये एक छेदक रेखा है जो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। और आपको यदि स्पर्श रेखा की एक थ्योरम याद हो तो PT स्क्वायर बराबर, आपने याद किया है P इंटू PB, इसका मतलब BC स्क्वायर बराबर, आप लिख सकते हो C, इस पॉइंट को यदि मैं मान लेता हूं P, तो आप लिख सकते हो CP इंटू CA। अब ध्यान दो क्या दिया हुआ है, जिसमें रेडियस है 10, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। पूरा दिया हुआ है 36, तो ये 16 होगा। लिख दो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 36, और 16 इंटू 36 6 चौक 24, यानी ये 24 आ गया। और एरिया निकालना है तो पूरे ट्राइंगल का एरिया चाहिए ना, तो लगा दो 1/2 इंटू बेस। ध्यान दो बेस मानना है इसको, इस ट्राइंगल ABC में, इस ट्राइंगल ABC में बेस AC को मानना, तो हाइट क्या होगी 20 से लंब, और 20 से जब लंब यदि डाल रहे हो आप यहाँ परपेंडिकुलर बना रहे हो, तो क्या ये स्पर्श रेखा है इसलिए 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में लंब की लंबाई क्या होगी, तो तो पहले तो आप लिखो 1/2 बेस AC कितना दिया है 36, इंटू परपेंडिकुलर BD की लंबाई यदि निकालनी है तो ध्यान दो इस छोटे ट्राइंगल में आपको पता है ये 26 है, ये 10 है, और ये 24 है। तो क्या लगा सकते हो कि आधार गुणा लंब, यानी 10 गुणा 24 बटे आपका आ जाएगा 26। सोल्व कर लेना तो आंसर हो जाएगा A। तो कुछ सीखा आपने आज की क्लास में, बहुत सारा आपका रिवीजन भी हुआ। तो इन क्वेश्चंस को एक बार करना। लगभग 2 वीडियो और बनाने वाला हूं मैं आपके एग्जाम से पहले, लगभग 70 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, जिससे आपकी पूरी ज्योमेट्री का रिवीजन हो जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मोटिवेट रहो, मस्त रहो, थैंक यू।